नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके आगामी एग्ज़ाम BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो असिस्टेंट कैड और सीनियर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो BIS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी क्वेश्चन पेपर के अराउंड घूमने वाला है। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए और अपनी प्रैक्टिस इसी के आधार पे करना है आपको। ठीक है, आगामी कुछ दिनों में हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पिछला जो BIS का एग्जाम हुआ था उसको दिया हुआ है और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो इस सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, वरना आप फ्री हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि BIS का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें 4 पार्ट रहने वाले हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, तीसरा जनरल अवेयरनेस रहेगा और चौथा आपका जो ट्रेड है उससे रहेगा। ठीक है, मतलब कैड से रहेगा या फिर ITI जिस ट्रेड से आपने किया है उससे रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना रीजनिंग का पहला पार्ट हम करेंगे। तो रीजनिंग में बोला है पहला क्वेश्चन कि इन द सीरीज गिवन बिलो काउंट ईच 5 विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, हाउ मेनी सच 5 आर देयर। मतलब कि ये क्वेश्चन में ये बोला है, ये सीरीज आपको दी गई है और बोला है कि इस सीरीज में 5 का नंबर बताओ, यानी कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए काउंट कर लेते हैं। इसको सिंपल क्वेश्चन है, काउंट ही करना होता है और कोई ट्रिक नहीं है इसका। तो सिंपली आप देखेंगे कि पहले 5 को देख लेंगे, 5 को इस पूरे सीरीज में आप स्कैन कर लीजिए कि 5 कहाँ कहाँ है। उसके बाद आप देखिए कि 5 के बाद 7 कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, बाद में 7 है और पहले 3 नहीं है, तो ये होगा। आगे देखेंगे तो 5 है लेकिन बाद में 7 तो है लेकिन 3 भी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ 5 है, बाद में 7 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये भी, यहाँ भी 7 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 है, पहले 8 है, मतलब 3 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ 7 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाले 5 में बाद पहले 5 है, बाद में 7 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहले 1 है, बाद में 7 है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो और ये दोनों नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि बाद में 7 नहीं है। तो अगर आप काउंट करें कि ऐसे कितने 5 हैं, तो 5 हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ 5 जिनके पहले 3 नहीं है और बाद में 7 है, तो ये कितने हैं? 4 हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली बस आपको देखना होता है क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द टाउन ऑफ परांदा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। ओके, द टाउन ऑफ अकराम इज वेस्ट ऑफ परांदा। जो अकराम टाउन है वह परांदा के वेस्ट में है। ये मान लो परांदा है, परांदा के वेस्ट में यहाँ मान लो अकरम है। ठीक है, अब बोला है भाई देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये आप समझ लो, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। अब बोला है कि तोखांडा इज ईस्ट ऑफ अकरम बट वेस्ट ऑफ परांदा। तो तोखांडा जो सिटी है वह कहाँ पे है? अकरम के ईस्ट में है लेकिन परांदा के वेस्ट में है। तो अकरम के ईस्ट में और परांदा के वेस्ट में, तो ये तोखांडा कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, आगे बोला है कि ककरान इज ईस्ट ऑफ पोपरी, ओके, बट वेस्ट ऑफ तोखांडा एंड अकरम। तोखांडा और अकरम के वेस्ट में, यानी कि इधर है क्या? ककराम, और ककराम जो है वह बोपरी के वेस्ट में है। ककराम जो है वह बोपरी के ईस्ट में है। ठीक है, यानी बोपरी जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से ये लोकेटेड हैं। इफ़ दे आर ऑल इन सेम डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर हैं, मान लो कि ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो पूछ रहा है कि विच टाउन इज फारदेस्ट वेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न साइड में कौन सा है। तो ये ईस्टर्न अगर पूछता तो ये पी हो जाता, वेस्टर्न पूछा है तो बी वाला यानी बोपरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू स्पीच इन द सेम वे डेफनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टैमरिंग यानी कि हकलाहट, हकलाना, जो रुक रुक के बोलते हैं, तो वह जो है स्पीच से संबंधित यानी बोलने से संबंधित है। तो डेफनेस किससे होगा? क्या ये ईयर से होगा, हियरिंग से होगा, डम्ब, साइलेंस, टाक, किससे होगा? तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो ईयर में और हियरिंग में। क्यों? क्योंकि देखिए डेफनेस मतलब होता है बहरापन। ठीक है, डेफनेस मतलब होता है बहरापन, तो बहरा कान से आप संबंधित सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? स्टैमरिंग स्पीच से, बोलने से, यानी कि वर्ब है बोलना। तो वैसे ही डेफनेस जो है यानी बहरापन जो है वह सुनने से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैपलिंग इज रिलेटेड टू ट्री, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको सैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो अगर ट्री से संबंधित है तो आगे क्या होगा?
हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर, यानी कि देखो घोड़े के छोटे बच्चे को मेयर बोलते हैं। रिवर रिलेटेड टू ब्रुक, ये नहीं होगा। स्टूडेंट इज रिलेटेड टू टीचर, ये भी नहीं होगा। ट्री जो संबंधित है फर्नीचर से, ये भी नहीं होगा। बर्ड जो है फूल से, देखो बर्ड मतलब क्या होता है, कली, और फूल कली खिल के बनती है, फूल बनती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा कि हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर। मेयर जो होता है यानी छोटा जो बच्चा होता है उसका वही बड़ा होकर हॉर्स बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें अगर हम, विच लेटर शुड बी इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ दिया गया है GHJM क्वेश्चन मार्क V, तो यहाँ क्या आएगा, देखो अगर आप इसको पढ़ोगे G, ठीक है, उसके बाद H आ गया, उसके बाद H एक छोड़ करके J आ गया, ठीक है, उसके बाद KL यानी कि +2 करके यहाँ देखो, यहाँ 0 1 2 JKLM आ गया। अब यहाँ से +3 कर दो तो MNOP, यहाँ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। उसके बाद अगर आप +4 कर दोगे QRSTUV आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे Q आना चाहिए। ऑप्शन में Q कहाँ पे है, ये 5वें ऑप्शन में। 5th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर इज इन द वर्ड डिप्रेशन वर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लेटर एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो अब इसको आप लिख दीजिए, देखो यहाँ लिखा है DEPRESSION, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला है कि हर दूसरे लेटर को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया गया है, मतलब जैसे D और E है तो अब यहाँ E और D लिख देंगे, वैसे ही PR है तो इसको RP लिख देंगे, ES है तो SE लिख देंगे, SI है तो IS लिख देंगे, ON है तो NO लिख देंगे। अब इसमें क्या बोला है, देखो इधर से आप चलोगे तो ये हो जाएगा राइट एंड, ये हो जाएगा लेफ्ट एंड। ठीक है, तो बोला है कि राइट एंड से 7वां लेटर कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां जो होगा P होगा। ऑप्शन में P कहीं दिया है, नहीं दिया है, ये R है, O है, S है, I है, यानी कि आपका 5th ऑप्शन सही होगा, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन, यानी कि 7वां लेटर राइट साइड से क्या होगा, P होगा। बस आपको इसे लिख देना है इंटरचेंज करके उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ A*B मीन्स A इज मदर ऑफ B। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं लिखता हूँ A, उसको सर्कल कर देता हूँ, और मान लो मैंने लिखा B, उसके बाद मैंने लिख दिया मान लो कि यहाँ C, ठीक है, तो देखो अगर मैंने यहाँ से साइन बनाया ऐसे, मतलब ये क्या है, ये फीमेल के लिए है सर्कल, और मैंने अगर स्क्वायर बनाया तो ये मेल के लिए है। ठीक है, और ये वाला साइन मैंने बनाया अगर, तो ये हो जाएगा आपका हस्बैंड वाइफ के लिए, ये उसके बेटे के लिए हो जाएगा, बेटे या बेटी के लिए। ठीक है, कोई भी हो, अगर बेटा होगा तो स्क्वायर होगा, बेटी होगी तो सर्कल में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको डिनोट करूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज मैं करा दूं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, टॉपिक वाइज करा दूंगा। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हो कि वीडियो में बना दूं तो कमेंट करके आप जरूर बताओ और शेयर भी करो। ठीक है, तो इसमें बोला है कि A*B मीन्स A इज मदर ऑफ B, एंड सेकंड बोला है A इंटू बी इज इक्वल टू A इज हस्बैंड ऑफ B, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज फादर ऑफ Q, है ना। बोला है कि इसमें से ये गिवन इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन ये बताता है कि P जो है Q का फादर है। चलो अब इसको ऑप्शन से ही आप कर पाओगे। देखो इसको देखो, Q*M मतलब Q इज मदर ऑफ M, Q इज मदर ऑफ M, तो अब जो आगे क्या बोला है, एंड M इंटू P, यानी M इज हस्बैंड ऑफ P, M इज हस्बैंड ऑफ P। ठीक है, तो क्या यहाँ पे P जो है Q का फादर बनेगा, P जो है Q का फादर बनेगा, नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता। अगला चेक कर लीजिए, P इंटू क्यू, बस P इंटू क्यू दिया हुआ है, मतलब क्या, P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक करते हैं Q इंटू P, Q*P मतलब Q इज मदर ऑफ P, तब Q जो है P की माता हो गई, तो ये भी गलत हो गया। अगला चेक करते हैं P इंटू M*Q, तो P इंटू M का मतलब क्या हो जाएगा कि P इज हस्बैंड ऑफ M, P इज हस्बैंड ऑफ M, एंड M*Q दिया है, यानी M इज मदर ऑफ Q, M इज मदर ऑफ Q। आगे क्या, अब देखो, अब यहाँ से देख लो आप, M इज मदर ऑफ Q मतलब क्या हो जाएगा कि P इज फादर ऑफ Q। यहाँ से दिख रहा है ना कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनका जो है बेटा है, Q इनका बेटा अगर है, तो अगर M इसकी माता है और M P की
पत्नी है तो पी क्या हो जाएगा, पी जो होगा वह इसका क्यू का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अशोक इज स्टैंडिंग एट पी। ओके, अशोक जो है पी पे खड़ा है। ही वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड साउथ, वह साउथ की ओर 10 मीटर चलता है, साउथ की ओर 10 मीटर चला। देन ही वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब यहाँ से ये 20 मीटर वेस्ट की ओर मुड़ गया। देन ही वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, अब यहाँ से वो 10 मीटर जो है साउथ की ओर मुड़ा। ठीक है, देन ही वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, अब यहाँ से वो 20 मीटर फिर जो है ईस्ट की ओर मुड़ गया, यानी इसी लाइन पे आ गया, ये वाली लाइन पे आ गया हो। ठीक है, नाउ ही वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, अब यहाँ से वो जो है 5 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। देखो यहाँ से यहाँ 5 हो गया तो ये कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ये यहाँ आकर के ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे ये रुक जाता है। बोला है कि वह रुक जाता है कहाँ पे, रीचेस एट पॉइंट क्यू। व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो देखो पी और क्यू के, यहाँ से पी और क्यू, पी ये वाले दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, 5 होगा ना, क्योंकि ये पूरा 10 है और यहाँ से जो चला है तो ये 5 चला है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। तो ये 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। 15 मीटर मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ये है कि इन ए सर्टेन कोड सेंट इज रिटन एज इतना, एंट इज रिटन एज इतना, 10 कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें आपको सिंपली क्या देखना है, नोटिस क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ, पहले आपको ऑप्शन भी देखते चलना है। देखो यहाँ एंटी दिया हुआ है ना, यहाँ भी एंटी दिया हुआ है ना, तो आप बस ये देखो कि एंटी जो है एंटी, तो एंटी का वो क्या बन जाएगा, एंटी का कोड क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो आप SENT, एंटी यहाँ पे भी है, यानी कि इंटू और माइनस। ठीक है, इंटू और माइनस बन रहा है ना, यहाँ भी आपको इंटू और माइनस दिख रहा है ना, SENT यहाँ ANT, तो यहाँ पे आपको इंटू और माइनस दिख रहा है, इंटू और माइनस दिख रहा है। मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वहाँ इंटू और माइनस तो 110% होना ही होना है। ठीक है, अब बस आपके पास और क्या चाहिए, ई का चाहिए, ई का कोड क्या होगा। तो इंटू और माइनस तो आपका पहले ही खत्म हो गया, तो या तो डिवाइड होगा या तो हैशटैग होगा। अब देखो हैशटैग तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, मतलब एक डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, TENT और यहाँ ई भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका कोड होगा। तो आप देखो इंटू माइनस डिवाइड, ये वाला नहीं हो पाएगा, इंटू माइनस डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रब कर दिया। देखो इंटू माइनस डिवाइड तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ इंटू माइनस डिवाइड है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब तीनों हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, तो TEN है, हमने निकाला था ये वाला किसका, एंटी का, यानी कि देखो इंटू और माइनस किनारे किनारे पे होंगे, इंटू और माइनस किनारे किनारे पे होंगे, तो ये वाला तो कट गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही साथ में है। ठीक है, अब ये दोनों बन सकते हैं, क्या, इंटू पहले है माइनस बाद में, इंटू पहले कर दिया और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन बाद में कर दिया, इंटू यहाँ इंटू पहले कर दिया माइनस बाद में कर दिया। तो अब हमें थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने ENT लिख दिया, ठीक है, इंटू माइनस डिवाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जो है देखा कि ANT स्टार इंटू माइनस, और तो इस आपके आंसर में स्टार तो आएगा नहीं, बस ये अब आप पहुँच चुके हो आंसर तक। थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया मैं इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो हाँ दोस्तों देखो समझ गए इसको जो है ना, बस आप यहाँ से ये देखो कि इस वाले क्वेश्चन में जब आप देख रहे हो 10 का आपको निकालना है ना, और यहाँ पे एंड वाले में T लास्ट में है और यहाँ लास्ट में क्या है, माइनस है, तो जो स्टार्टिंग आपका होगा ना वो माइनस से ही होगा, जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो माइनस से ही होगा, और माइनस से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सिर्फ एक यही है, चौथा वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जो मैंने इतना सोचा वो ये कंफ्यूज हो गया था, एक्चुअल में जो एग्जामिनर चाहता था कंफ्यूज करना वो मैं हो गया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि आसान होते हैं, आप फंस जाते हैं उसमें, तो फंसना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकल जाएंगे। तो इसमें सिंपली आपको बस ये देखना है कि 10 का निकालना है ना, इसमें एंड दिया हुआ है और लास्ट में क्या है, T है,
ठीक है। तो यहाँ पे टी में क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि माइनस से स्टार्ट ये हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। ये एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 9% इज 50, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज 45 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5% इज 55। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फिफ्थ पर्सन, पाँचवें पर्सन का जो है वेट बोला है। देखो क्या बोला है कि टोटल एवरेज 50 का है। ठीक है, शुरू के जो 5 लोग हैं उनका एवरेज 45, यानी -5 का डेविएशन है 5 लोगों में, -25 हो गया। उसके बाद बचे 5 लोगों का एवरेज वेट कितना है, 55 है, यानी +5 का डेविएशन हो गया इंटू 5 लोगों में, यानी 25 हो गया। -25 + 25 डेविएशन नेट कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि जो 5वां पर्सन है उसका जो वेट होगा वह कितना होगा, 50 kg होगा। क्यों, कि नेट डेविएशन 0 हो गया। अब इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एवरेज की, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, डेविएशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको देख करके आंसर कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में बोला है कि पहला की एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एरर ढूंढना है पहले, और दूसरे क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। बोला है मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम इन वेरिंग डिग्रीज। तो देखिए इसमें पहले तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या है कि आर है, आर क्या है, प्लूरल है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल के लिए। यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है, तो कंट्री ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीज होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग, मतलब जो एरर वाला पार्ट है वो किस में है, सेकंड पार्ट में है, ये वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी ऑल नो has given rise for many dormant issues and conflicts in our society. The regaining of freedom as we well known होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगले में चलते हैं। pick out from the word given below each sentence the word which would complete the sentence correctly and meaningfully। तो इसमें तीसरे और चौथे में जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। कंटिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड द पीपल ए काइंड ऑफ डैश विच इज़ मोस्ट डिप्रेसिंग। क्या इंकरेजमेंट होगा एम्प्लॉयमेंट से, अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं। सेटिस्फैक्शन होगा नहीं, अवेकनिंग होगा नहीं। देखो अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम से अनएम्प्लॉयड है ना तो उसके अंदर लेजीनेस बढ़ सकता है, वह आलसी हो सकता है। ठीक है, तो लेजीनेस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंगर नहीं होगा, लेजीनेस होगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला है ही वॉन्ट्स मी टू लुक डैश हिज गार्डन ड्यूरिंग द एब्सेंस। फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो लुक आफ्टर होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, लुक आफ्टर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, ही वॉन्ट्स मी टू लुक आफ्टर हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। अब क्लोज टेस्ट आ गया आपका, इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट करने का सिंपल फंडा ये होता है कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या है, द ट्रू डैश ऑफ राइट्स इज ड्यूटी। इफ वी ऑल डैश आवर ड्यूटीज राइट्स विल नॉट बी डैश टू सीक। इफ वी लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड वी रन डैश राइट्स they will dash us like an elusive person. The more we pursue them the farther dash they fly. ठीक है, the true purpose of rights is duty. ठीक है, द ट्रू पर्पस होगा। ठीक है, यहाँ पे पर्पस होगा। द ट्रू पर्पस ऑफ राइट इज ड्यूटी। इफ वी ऑल डैश आवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी डैश टू सीक। इफ वी ऑल फुलफिल, ठीक है, या फिर एक मिनट, इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, डिस्चार्ज होगा, ड्यूटी डिस्चार्ज की जाती है। इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज राइट्स विल नॉट बी डैश टू सीक। राइट्स इज विल नॉट बी, इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज राइट्स विल नॉट बी फार टू सीक, है ना। मतलब अगर हम अपनी ड्यूटी को सही से करते हैं तो जो हमारे राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमसे पूरा होने में। ठीक है, इफ़ वी लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड वी रन, इफ़ वी लिविंग आवर ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड वी रन आफ्टर राइट्स, दे विल डैश अस, दे विल डैश यानी एस्केप, दे विल चेज अस, है ना। यानी कि अगर हम अपने ड्यूटी को अनपरफॉर्म रखते हुए राइट्स के पीछे भागेंगे, वी रन आफ्टर राइट्स, देन दे विल
escape us, है ना, मुझे हमें हमें छोड़ देंगे ना, तो they will chase us like an elusive person. The more we pursue them, the farther could they fly. could होगा, ठीक है, the more we pursue them the farther could they fly. अगर आप इसको पूरा पढ़ें एक बार, देखो ये क्लोज टेस्ट में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको जो है ना इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना होता है ताकि आप इसका सेंस समझ पाएँ. द ट्रू पर्पस ऑफ ड्यूटी, द ट्रू पर्पस ऑफ राइट इज ड्यूटी. इफ़ वी ऑल परफॉर्म या फिर डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज, राइट्स विल नॉट बी far to seek. If leaving duties unperformed, we run after rights. They will chase us like an elusive person. The more we pursue them, the farther could they fly. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये 5 का मैंने बता दिया. दोस्तों बाकी डोमेन नॉलेज में आपने जो पढ़ा हुआ है वही सब चीज़ें आएंगी. ठीक है, तो ये एक रीजनिंग और इंग्लिश का मैंने पूरा सोल्यूशन आपको करवा दिया है. अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं. हम अगले वीडियो में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें. जय हिंद.